हे एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो लोगों के डिमांड्स पे है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे है कि उनको मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड टिप्स चाहिए। आप सबको पता है कि जो बिहार का एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और जो अपकमिंग एमपी एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी टाइम है। तो जिन लोगों की बेसिक की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है वो लोग अभी मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं और मैंने भी सजेस्ट किया था कि अगर आपको टाइम मिल गया है तो आप मेंस की प्रिपरेशन पहले करें एंड प्रीलिम्स इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मेंस। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मेंस जो तैयारी होती है वो एक दिन की या 1-2 महीने की तैयारी नहीं होती है। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको टाइम लगता है 4 महीने, 6 महीने, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। इसीलिए मैंने भी सजेस्ट किया था कि आप लोग अभी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है यहाँ पे। तो आज मैं जो मेंस का आंसर राइटिंग है उससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और अगर आपका वो ऑप्शन सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, अगर गलत है तो पूरे मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि प्रीलिम्स जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है कि अगर कट ऑफ आपका 160 मार्क्स गया है तो जिस स्टूडेंट ने 160 पाया है वो और जिस स्टूडेंट ने 180 पाया है फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, दोनों मेंस लिखते हैं, दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस जो है वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप जितना अच्छा आंसर्स लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स की पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, मेंस में जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए ऐड किया जाता है इंटरव्यू मार्क्स के साथ। तो मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी जर्नी में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। तो यहाँ पे इसीलिए आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के इम्पॉर्टेंट टिप्स को देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लियर होता है, उनको सारे लॉ पता है, प्रोविजंस पता है, अमेंडमेंट, केस लॉज, सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उनको पता है। लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको कॉपी पे कैसे उतारना है, किस मैनर में उतारना है, तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस मैनर में करनी है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार में, पहली बार में एकदम परफेक्ट आंसर राइटिंग कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पर डे प्रैक्टिस करना होगा, बट जस्ट राइटिंग। आप लिखते रहिए, आपको जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है कुछ भी लिखिए, फिर उसको सेल्फ एनालाइज करिए, उसको इवेलुएट करिए, आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी आपको टिप्स बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग से अगर आप देखेंगे तो फिर आप उसको धीरे धीरे पर डे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप पहले ही दिन बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आंसर राइटिंग पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कैसे करें अपना आंसर, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है कि आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन जो है वो कम से कम 2 से 3 बार पहले पढ़िए। पहले क्वेश्चन समझिए, आराम से क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट दीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में हाउ पूछा है, व्हेन पूछा है, व्हाट पूछा है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है, एग्जामिन करने के लिए पूछा है, डिटेल डिस्कशन के लिए पूछा है, क्या पूछा है, आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसके हिसाब से ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं टू द पॉइंट। किसी किसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पूछा है व्हाट इज थेफ्ट और नेक्स्ट में पूछ दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आप करेंगे कि क्वेश्चन को समझने के बाद कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, आप अपने दिमाग में एक रफ फ्रेमवर्क सेट कर लीजिए कि आपको इस आंसर में क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है। अब हम आते हैं मेन आपके आंसर राइटिंग के पार्ट्स पे। क्या क्या है, 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन। 3 पार्ट्स में कोई भी आंसर डिवाइड होता है और ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने के लिए। अब हम आएंगे पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी आंसर राइटिंग में, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपका कॉपी साइन करेगा तो यहाँ पे उसको जो सबसे पहली चीज आपके आंसर में दिखेगी वो इंट्रोडक्शन दिखेगी। और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा
होगा तो एग्जामिनर के दिमाग में एक भूमिका बन जाती है कि उसका आगे का आंसर कैसा होगा। तो आप मेन बॉडी में कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लीजिए, एग्जामिनर का एक बार दिमाग सेट हो जाता है तो फिर वो आगे का आंसर पता नहीं देखेगा नहीं देखेगा, कितना इंटरेस्टेड होगा इस चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए कि जो एग्जामिनर है वो आपके आगे के कंटेंट को देखने में इंटरेस्टेड होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही आप आधे नंबर स्कोर कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ है कि हम इंट्रोडक्शन को कभी भी निगेटिव सेंटेंस के साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि नथिंग इज लाइक दैट, या ये लॉ खराब है, या ये इस कोड और एक्ट में ये वर्ड कहीं डिफाइन ही नहीं है। ऐसे निगेटिव सेंटेंस से कभी भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट मत करिए। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल, प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हिंदी में हम उसे प्रस्तावना कहते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो बहुत सिंपल, क्लियर हो, जिसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, जो आप इंटरप्रिटेशन नहीं करने लगेंगे। इंटरप्रिटेशन मेन बॉडी में किया जाता है। इसको आपको एक सिंपल लैंग्वेज के साथ शुरू करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कोड पता है तो बहुत अच्छा होता है कि आप वहाँ पे वो कोड मेंशन करके अपना आंसर स्टार्ट करिए। किसी भी जूरिस्ट का कोड, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का, किसी ऑथर का, किसी महापुरुष का, किसी का भी कोई कोड उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद है तो स्टार्ट कर दीजिए उससे। अगर नहीं याद है कोड तो आप कोई जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में पूछा गया एविडेंस एक्ट में तो आप बता सकते हैं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर पहले रहता है। तो ऐसे आप अगर, या राइट एंड ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ पूछा गया है तो जूरिस्प्रूडेंस में जो राइट एंड ड्यूटीज की बात की गई है आप वहां पे उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको कुछ जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट या हिस्टोरिकल चीज पता है उस चीज से रिलेटेड तो आप उससे अपना इंट्रो स्टार्ट करिए। अब बात आती है कि इंट्रो कितना होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपना इंट्रो लिखते हैं तो वो 7 से 8 लाइन में होना चाहिए, उससे ज़्यादा का इंट्रो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेन पार्ट की। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि आपका पूरा आंसर का जो मेन कंटेंट है वो यहीं पे है। अब जो चीज़ आपने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में बताई थी उसको हम मेन पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे उसको पूरा एलोबरेट करेंगे। एलोबरेट करने में क्या है कि देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले लॉ के प्रोविजंस डालेंगे कि कौन सा सेक्शन है या कौन सा आर्टिकल है। लॉ में ज़्यादातर जो है वो आपके बेयर एक्ट वगैरह ही हैं, कुछ ही हैं जहाँ पे बेयर एक्ट नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्ट शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे पहले आप लॉ का प्रोविजन देंगे, वो एक्ट बताएंगे जिस एक्ट का आप सेक्शन वहाँ पे लिख रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेयर एक्ट का एग्जैक्ट लैंग्वेज मेंस के आंसर राइटिंग में लिखिए। अगर आप उसको अपने लैंग्वेज में भी सेम मीनिंग में वो चीज़ लिख लेते हैं तो वो चीज़ सफिशिएंट है वहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है वहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं उस आपके प्रोविज़न में, उनको आपको इंटरप्रेट करना है। और उसके दौरान आप अपने जो आंसर लिख रहे हैं उसके दौरान आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो वो आप बनाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ केस लॉज। इन जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत रेयर टॉपिक हैं जहाँ पे केस लॉज अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर टॉपिक्स में आपको केस लॉ मिल जाएंगे। या अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो आप अमेंडमेंट डाल सकते हैं। जैसे अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2018, विमेन से रिलेटेड लॉ में वहाँ पे चेंजेस किए गए, तो आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सब चीज़ों से सपोर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई केस लॉ या इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखे तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ढूंढेगा बैठ के, उसको वो चीज़ हाईलाइटेड दिखनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ हाईलाइट कर देंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई आप स्पेशल अमेंडमेंट, स्पेशल केस लॉ, स्पेशल सेक्शन, अगर आप किसी एक्ट का नाम है, अगर आप वो चीज़ लिख रहे हैं तो उसको ज़रूर हाईलाइट करिए, उसको ज़रूर अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद चीज़ आती है इंटरलिंकेज की। तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं, जैसे आप आईपीसी का अगर कोई सेक्शन लिख रहे हैं, आईपीसी का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो जनरली सीआरपीसी और एविडेंस से को रिलेट हो जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन से तो ज़्यादातर हो जाते हैं। अगर आपसे एडल्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप वहाँ पे आर्टिकल 14 के बारे में बता सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके प्रोविजंस किसी न किसी एक्ट में कहीं पे इंटरलिंक
हो रहे हैं, कहीं किसी की प्रोसीजर को बताने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप वो इंटरलिंकेज भी ज़रूर करिए। ये मैं जो बता रही हूँ चीज़ें, ये उनके लिए है जिस क्वेश्चंस पे ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सब पे अप्लाई होती हैं। जैसे आप केस लॉ अमेंडमेंट दे सकते हैं, उसके कीवर्ड्स को इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उससे। ये सब चीज़ें आप मेन पार्ट्स में करेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट आती है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इनमें क्या मेंटेन करना है। तो देखिए, क्वालिटी तो आपको मेंटेन करनी ही करनी है किसी भी हालत में। अब बात आती है क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी हमेशा आपके क्वेश्चन के मार्क्स के वेटेज पे डिपेंड करता है। जैसे बिहार का एग्जाम है, वहाँ पे मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। और अदर स्टेट के एग्जाम है, वहाँ पे 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जो भी मार्क्स वहाँ पे दिए गए हैं, जो भी उसका वेटेज है, उसके हिसाब से वहाँ पे क्वांटिटी रखनी है, लेकिन क्वालिटी तो आपको एज इट इज़ मेंटेन करनी है। आप 25 नंबर के क्वेश्चन में भी आंसर थोड़ा सा कम लिख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत करिए। एक ही वर्ड्स को बार बार रिपीट मत करिए, एक ही सेंटेंस को बार बार एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज कर करके बार बार बदलिए मत। अपनी बातें अलग अलग कहिए, वहाँ पे अलग अलग सेंटेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, कंक्लूजन। हर आंसर को कंक्लूड करिए, चाहे कम शब्द में करिए, 3 से 4 लाइन में करिए, पर कंक्लूड जरूर करिए। और कंक्लूजन वाला जो हेडिंग है वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं कि ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट है। अब क्या होता है कि किसी किसी एग्जाम में किसी किसी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, इसको एनालाइज करिए, एग्जामिन करिए। तो आपको वहाँ पे कभी भी निगेटिव ओपिनियन नहीं देना है कि ये लॉ सही नहीं है, ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, ये लॉ बनने से कोई फायदा नहीं हुआ, वुमेन के लिए इतने लॉ चेंजेस हो गए हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे आपको वहाँ पे नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव ओपिनियन देना है कि लॉ हेल्प कर रहा है चीज़ों को चेंज करने में, एंड सो ऑन। जो भी है आप वहाँ पे पॉजिटिव ओपिनियन देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अपने एस्पेक्ट से भी उस आंसर को वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि लॉ कैसे हेल्प कर रहा है सोसाइटी में, या अगर प्रोसीजर से रिलेटेड है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो कैसे हेल्प करता है, जस्टिस किसी को दिलाने में कैसे हेल्प करता है। ये चीजें आप समराइज कर सकते हैं वहां 2 से 3 लाइन में अपने एस्पेक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंक्लूजन का लास्ट लाइन। लास्ट लाइन को एग्जामिनर को पढ़ के कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका सेंटेंस अधूरा है, अभी आप कुछ और कहना चाहते थे, आप वहां पे मतलब आधी बात कह के छोड़ दिए हैं। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। लास्ट लाइन को पढ़ के लगना चाहिए कि आपका आंसर, आपकी बात वहां पे खत्म हो चुकी है एंड इट्स अ कंप्लीट आंसर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। और जो कंक्लूजन है वो भी आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन में ही कंक्लूड हो जाना चाहिए, समराइज हो जाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कीजिए कि आप लोग आंसर लिखने स्टार्ट करिए। हम लोग आगे 1-2 एग्जाम्पल भी जो है वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।